राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक तौर पर तबाह किया गया। पिछली मैंने जो कई किस्तें चलाई हैं कि मेरे खिलाफ जो साजिशें रची गई पिछले 40 सालों से, तो पहले 4 किस्तें मैं चला चुका हूं। आज ये 5वीं किस्त है, सभी दर्शकों को बताने के लिए कि पिछली 4 किस्तों के अंदर वो मैं सारा ब्रीफ कर चुका हूं कि किस किस प्रकार मुझे जो साजिशों की वजह से लाहौरिया परिवार ने, मेरे भाइयों ने लाहौरिया ट्रस्ट से निकालने के चक्रव्यूह रचा और उस कारण से मुझे हर प्रकार से तबाह जो किया गया, आज उसका खुलासा मैं इसमें कर रहा हूं कि वो उतनी बातें तो मैं पिछली किस्तों में बता चुका हूं भी, क्यों और कैसे कैसे मुझे घर से निकालना और मेरा व्यापार कैसे कैसे ठप किया गया। आज सवाल इस बात का मैं लोगों से बड़ा सवाल उठ रहा था कि आपका इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतना बड़ा स्कूल है, तो वहां आपको इन आर्थिक तंगियों में एडजस्ट क्यों नहीं किया गया? आपके घर का खुद का ट्रस्ट है। जनता के सवाल जो वाजिब हैं, क्योंकि जनता ये पूछ रही है कि जो बाहर के जो आम समाज के जो ट्रस्ट होते हैं, धार्मिक और सामाजिक जो ट्रस्ट होते हैं, उनमें भी सहयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति ईमानदार हो, देशभक्त हो और कोई परिवार में आर्थिक तंगी आ जाए तो उनको काम या ऐसा कोई सिस्टम बिठा दिया जाता है बाहर के ट्रस्टों में भी कि वो व्यक्ति, वो परिवार अपना जीवन यापन कर सके। तो इन सवालों का, जनता के सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं आज कि मेरे परिवार को घर का, मेरे पिताजी का ट्रस्ट है और जिसमें मैं फाउंडर ट्रस्टी, खुद फाउंडर ट्रस्टी, उसके बावजूद आज मेरा परिवार आर्थिक कंगाली की तौर पर क्यों आया और मुझे इन साजिशों का राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक तबाह करने का क्या कारण रहा? जनता के सवालों का मैं आप जवाब दे रहा हूं हमारी इस 5वीं किस्त के अंदर। कि सबसे बड़ी कहानी यही थी मेरे भाइयों के दिमाग में, विशेष तौर से प्यारेलाल लाहौरिया जो चेयरपर्सन बने हुए, और यहाँ तक सवाल है कि अभी क्योंकि मुझे वहां का कोई भी अकाउंट देखने नहीं दिया जा रहा था और कोई भी प्रस्ताव पारित जो मेमोरेंडम आर्टिकल होता है, मुझे कोई भी पता नहीं लगने दिया गया आज तक 20-25 सालों के अंदर। अब ये साजिशें क्यों रची गई? क्योंकि उनको पता था, क्योंकि अगर मैं जब लाहौरिया स्कूल में जाता था, हिसार जब रहता था मैं सन 2000 से पहले, तो मैं टीचरों से, अध्यापकों से जांच कर लेता था, बात कर लेता था। अब उनको लगा कि सारा इसका स्कूल का व्यापार बढ़ाना है। एक भाई जो है सबसे छोटा, वो पूरी देखभाल और जांच करता है, कहीं उसकी दखलंदाजी ज्यादा ना हो जाए। तो उन्होंने मेरे को पहले पारिवारिक तौर पे काटा, आर्थिक तौर पे काटा और आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे तोड़ के घर से निकलवाया। यानी कि ये साजिशें वो थी। अब आज ये घर से निकलने के बाद भी मैंने बहुत बार मेरे रिश्तेदारों से आवाज उठाई आवाज कि लोगों के प्रश्न पहले भी आते रहे हैं कि आपको एडजस्ट क्यों नहीं किया गया लाहौरिया ट्रस्ट के अंदर, या आपके बच्चों को एडजस्ट क्यों नहीं किया गया। मैंने मेरे खुद के विषय को अलग रख के मैंने मेरे लड़कों के लिए आवाज उठाई, मेरे रिश्तेदारों को यानी मेरे एक सगे जीजा जी को भी कहा और आवाज उठाई इस बात की कि जो बाहर के लोगों को आप लाहौरिया स्कूल के अंदर किताबों की, स्टेशनरी की जो आप दुकान देते हैं, वो मेरे 2 बड़े लड़के हैं, वो उस वक्त बेरोजगार समान थे, आज तो वो नौकरी कर रहे हैं, परंतु नौकरी में भी बड़ा भारी संघर्ष है आज की तारीख में भी मेरे लड़कों को। तो मैंने उस वक्त रिश्तेदारों के सामने ये बात उठाई कि मेरे इन दोनों लड़कों को स्कूल के अंदर एडजस्ट कर लिया जाए और जो किताबों की दुकान, स्टेशनरी की दुकान का काम मेरे लड़कों को दे ताकि ये अपना कैरियर बनाए और कल को ये ब्याह शादी इनकी हो सके। परंतु मेरे किसी भी रिश्तेदार ने इस बारे में कोई भी अमल नहीं करवाया और भाइयों ने तो करना ही नहीं था, प्यारेलाल के दिमाग में तो थी ही नहीं बात। अब आज ये कि बल्कि इसके विपरीत जाते हुए पूरा मेरे को घर से निकाल करके, आज मेरे पास सबूत हैं इस बात के कि जिन संगठनों का मैं अब नाम ले रहा हूं, वो संगठनों को अगर कोई एतराज हो तो मेरे पास सबूत हैं, मेरे खिलाफ अगले कहीं भी लगा सकते हैं केस। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी मैं 7 साल से सेवा करता था तन मन और धन से, उन्हीं के कुछ लोगों का स्कूल के अंदर नाजायज तौर पे
मेरे को घर से निकालने के बाद उनकी दखलंदाजी प्रारंभ हो गई। ये पूरे शहर को पता है और एक छाप लग गई लाहौरिया स्कूल और लाहौरिया चैरिटेबल ट्रस्ट की हर कार्रवाई पर कि ये तो आरएसएस का ट्रस्ट है, क्योंकि हर कार्यक्रम होने लगे। अब वहां आरएसएस को बड़ा भारी लाभ मिला, हमारे नाम का लाभ मिला। यानी कि हमारे लाहौरिया स्कूल के अंदर बड़े बड़े प्रांगण, टोटल 15,000 गज की जमीन, हमारे खेत की जमीन, हमारी पिताजी की पैतृक खरीदी हुई जमीन में बहुत बड़े सभागार, बहुत बड़े स्कूल है। उस वक्त आरएसएस पे इतनी बड़ी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं आपको पूरे दर्शकों को ये सच बता देता हूं। आज जो ये बड़ी बड़ी ब्रांडिंग आ रही है, हमने उस वक्त हमारे स्कूल के अंदर इनको स्थान दिया गया। जितने भी कैंप लगे आरएसएस के, उस वक्त इनके पास आरएसएस पे कोई पैसा नहीं था, कोई फाइनेंसर नहीं थे, कोई इनको जगह देने वाला नहीं था। आरएसएस और भाजपा के कार्यक्रम सन 2004-5 के बाद 10-12 सालों तक लगातार हुए हैं। पूरी आरएसएस की कल्चर लाहौरिया चैरिटेबल स्कूल और ट्रस्ट के अंदर आ गई। यानी मेरे को निकालने के बाद वहां का कोई आमदनी पता नहीं लगने दी और मेरे को हिसार शहर की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से भी काट दिया गया। लोगों में भ्रम डाल दिया गया कि मदन लाल जी तो घर के खिलाफ है, स्कूल के खिलाफ है, गलत बोलते रहते हैं, गलत व्यवहार है। यानी मेरे को किसी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं होने दिया। और शहर की यानी एक भाई भूखा मर रहा है, एक भाई के बच्चों को काम नहीं है, उनको किताबों की दुकान नहीं दी जा रही, जबकि आरएसएस के लोगों को कई साल तक लगातार, मेरे पास नाम भी है कि किस व्यक्ति को लाहौरिया स्कूल की किताबों की दुकान दी गई, ड्रेस तक की इन्होंने अपनी दुकानों से, स्कूलों से बेचा। समाज से मेरे पास समय समय पर बहुत बातें आती रही और मैं रिश्तेदारों को कहता रहा, संदेश भेजता रहा भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को, परंतु किसी ने भी इस बात पे अमल नहीं करवाया, क्योंकि उनका खुद का आरएसएस और भाजपा का खुद का हित था, स्वार्थ था। जितनी भी संस्थाएं, चाहे विश्व हिंदू परिषद, चाहे बजरंग दल, सबके कार्यक्रम 10 साल 12 साल तक लगातार लाहौरिया स्कूल के प्रांगण में लाहौरिया स्कूल को इस्तेमाल करके ओपन किए गए, चाहे वो भारत विकास परिषद हो, चाहे कोई सी भी संस्था हो। और एक भाई भूखा मर रहा है, एक भाई के बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो ये आरएसएस वालों का भी आत्मा नहीं जागी, यानी कि वो इस्तेमाल करने लगे। तो ये षड्यंत्र है। इसका क्या माना जाएगा? एक आम साधारण आदमी क्या सोचेगा इस बारे में है कि यानी कि या तो भ्रांति सोचेगा कि एक भाई निकम्मा हो गया, उसके बच्चे निकम्मे हो गए। इन्होंने ये माहौल बना दिया हिसार के अंदर। दूसरी बात, आरएसएस के लोगों की दखलंदाजी की वजह से, मैं खुलेआम नाम ले रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिन व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। शहर से बहुत शिकायतें मेरे पास आती थी, क्योंकि जनता की निगाह में मैं पहले भी लाहौरिया स्कूल का मालिक था, आज भी लाहौरिया स्कूल का मालिक हूं और आगे भी भविष्य में लाहौरिया स्कूल का मालिक रहूंगा जनता की निगाह में और कानूनी तौर पर। क्योंकि अंदर जो स्कूल का जो पहले एक मेरे समय के अंदर केवल एडमिन में एक आरएसएस के डॉक्टर जगबीर जी केवल शारीरिक शिक्षा के एडमिन में थे और एडमिन संभालते थे। मेरे को घर से निकालने के बाद उनकी पोस्ट बढ़ाते चले गए, आरएसएस का वर्चस्व बढ़ाते चले गए और उनको डायरेक्टर तक बना दिया और मेरा स्कूल में प्रवेश बंद करवा दिया। तो इसका मायना क्या सोचोगे आप बताएं कि मेरे को हर प्रकार से पहले राजनीतिक तौर पे काटा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्कूल में आने लगे। निमंत्रण पत्रों में मेरा नाम नहीं छपता था, किसी में छपता था, किसी में नहीं छपता था, ना कोई भेजा जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे जितने भी उनके पदाधिकारी आते थे और ना तो मेरे को बुलाया गया, ना मेरा प्रवेश दिया गया। तो उसका समाज में संदेश क्या जाएगा? पूरे समाज में संदेश यही गया कि मदन लाल जी को लाहौरिया चैरिटेबल ट्रस्ट से निकाल दिया गया पूर्णतया। पूरे समाज में दूर दराज तक रिश्तेदारों ये था। तो इन्होंने पहले राजनीति में काटा मेरे को, उसके बाद आर्थिक काटा, यानी कंगाल कर दिया। कोई भी केस लड़ने लायक यानी मैं ना रहूं और बाद में मैं सुसाइड करूं, मेरे शरीर में कीड़े पड़े, ऐसी हालत बना दी गई। लाहौरिया परिवार, सारे रिश्तेदार मूक दर्शक रहे। अब सवाल आता है जिंदल घराने का, क्योंकि सावित्री जिंदल जी उस वक्त 2005 के बाद हरियाणा कांग्रेस की विधायक बनी, सरकार हुड्डा साहब की थी और मंत्री भी रही और बराबर स्कूल के कार्यक्रमों में सारे मेरे बड़े भाई प्यारेलाल जी हर कार्यक्रम में बुलाते रहे हैं। कभी भी क्या उनकी आत्मा ने ये नहीं पूछा
है, उनकी आत्मा ये सवाल नहीं करा उन्होंने कभी भाइयों से कि मदन लाल कहाँ है, क्योंकि स्वार्थ उनका भी था, राजनीति का, समाज का, धर्म का, धार्मिक का, पाखंड का, यानी कि ये एक पाखंड ही कहलाएगा। एक वो माननीय सम्माननीय हमारे लिए, मैंने उनको धर्म माँ का दर्जा दिया, ये मैं आज बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं, मैंने उनको एक धर्म माँ का दर्जा दिया मेरे जीवन के अंदर, तो मुझे सिला ये मिला, इस बात का सिला मिला है। क्या वो लाहौरिया स्कूल के हर कार्यक्रम में आती रही, मेरे पास फोटो भी है, सबूत है। मैं अनर्गल किसी भी परिवार के मान सम्मान में, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के मान सम्मान में कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। अखबारों में छपे हुए हैं, सारी फोटो है मेरे पास, पूरे एविडेंस है कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन चीफ गेस्ट बना करके भाजपा आरएसएस का स्कूल की छाप, कट्टर और कांग्रेस वाले या कौन कौन बुलाए गए, मेरे पास पूरे सबूत हैं। और किसी को भी मदन लाल लाहौरिया के बारे में पता नहीं लगने दिया गया है। आर्थिक तौर पे तोड़ा गया, फिर धार्मिक और सामाजिक तौर पे तोड़ा गया। शहर की और धार्मिक संस्थाओं को बुला करके पुरस्कार दिए गए, यानी कि कोई रेजुलेशन नहीं, फाउंडर ट्रस्टी को बुलाया नहीं गया और उनको अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाते हुए, किसी को 1 लाख का, किसी को 51,000 का, किसी को 21,000 का, हिसार की कई धार्मिक संस्थानों को बकायदा पुरस्कार दिए। मेरे पास अखबारों की कटिंग है। तो ये क्या मायना है इस बात का कि एक जो मालिक है ओरिजिनल लाहौरिया ट्रस्ट का, लाहौरिया स्कूल का है, और उसके बच्चों को किताबों की दुकान तक एडजस्ट नहीं किया गया और आरएसएस का कब्जा करवा दिया गया। मेरे पास इतने सबूत हैं। कोई भी भारत की भाजपा सरकार, केंद्रीय सरकार का मंत्री मेरे को बुला ले, मेरे से पूछ ले, मैं सबूत के साथ दूंगा, मेरे वकीलों के साथ दूंगा। मैं किसी पर वैसे कोई आरोप नहीं लगा रहा। माननीय मनोहर लाल जी मेरे लिए सम्मानित हैं। आज मैं मेरी वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहा हूं, सभी संतों के नाम, विशेष तौर से स्वामी विदेशानंद जी मेरी गैर हाजिरी में कम से कम भी 10 प्रोग्राम किए। क्या उन्होंने एक बार भी प्यारे लाल का कान खींच के नहीं पूछा कि मदन के बच्चे किस हालात के अंदर है, तू मदन के बच्चों को किताबों की दुकान क्यों नहीं देता? क्या स्वामी विदेशानंद जी का फर्ज नहीं था? क्या सावित्री जिंदल का फर्ज नहीं था? क्या मनोहर लाल जी खट्टर का यह फर्ज नहीं था कि मेरे बच्चों को स्कूल के अंदर एडजस्ट करवाते? आज ये स्थिति नहीं बनती है, आज बहुत गंभीर स्थिति है। तो इन सारी बातों को लेकर के मेरी आने वाले समय में और भी खुलासे आएंगे, बिल्कुल कानूनन तरीके से आएंगे, क्योंकि आज मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। लाहौरिया ट्रस्ट का जो इतनी बड़ी वर्थ है, आज मेरे बच्चे कंगाली की स्थिति में, औरों की तो ब्याह शादी हो गई सबकी है। मेरे बच्चे आज इस स्थिति के अंदर, समाज के मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब कोई देखता है, कोई हालात देखता है। तो मैं आज ये बात खुलासा कर रहा हूं, सभी लोग इस बात पर विचार करें, सभी धार्मिक संस्थाएं विचार करें, भारत की सरकार विचार करे, हरियाणा सरकार विचार करे और सभी संत विचार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।